गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं आंकलन के बारे में। तो आंकलन किसी भी शिक्षा प्रणाली का एक अटूट अंग होता है। इसके उद्देश्य है कि आंकलन के महत्व को हम कैसे समझें और सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा की समझ को कैसे विकसित करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रयोग किए जाने वाले विचारों को जान पाएंगे कि वो होते क्या हैं, और सतत और व्यापक मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियों को भी जान पाएंगे। तो यह पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और उसके शिक्षण शास्त्रीय संचालन जितना ही जरूरी एक प्रणाली है, जो यह मापने की कोशिश करती है कि जो इरादे थे, जैसे कि शैक्षिक लक्ष्य, वे किस हद तक हासिल किए गए हैं या नहीं, और जिस तरह से सोचा या संचालित किया गया, जैसे पाठ्यक्रम, सीखने सिखाने के संसाधन तथा शिक्षण शास्त्रीय अनुभव उस तरीके से हासिल किए गए थे या नहीं। आंकलन से हासिल किए गए सबूतों की रोशनी यह मुमकिन है कि या तो उन सीखने या शैक्षिक उद्देश्यों पर दोबारा विचार किया जाए, या शिक्षण शास्त्रीय अनुभवों को दोबारा रचा जाए। तो आंकलन क्या है? सामाजिक विज्ञान में आंकलन के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती है। सर्वप्रथम हम देखें कि आंकलन के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। मोटे तौर पर इसके दो प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। पहले को हम शिक्षण शास्त्रीय उद्देश्य कह सकते हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला है सीखने में मदद करना, यानी किसी बच्चे का आंकलन हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी बेहतर सीखने में मदद कर सके। और दूसरा पूरी कक्षा के शिक्षण की बेहतर व्यवस्था के लिए। उपरोक्त उद्देश्यों में दोनों उद्देश्य संभावित है, और दोनों ही एक दूसरे से परस्पर समाहित भी हैं, ओवरलैप करते हैं। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि एक बच्चे का आंकलन मैं इसलिए करती हूँ ताकि बेहतर सीखने में उसकी मदद कर सकूँ। दूसरी स्थिति में जब मैं पूरी कक्षा को देखती हूँ कि बच्चे से 30% बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो मैं अपनी शिक्षण प्रणाली और कक्षा में अपने तरीकों को बदल देती हूँ। उसे सभी बच्चों के लिए उपयुक्त बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर ध्यान किसी एक बच्चे पर न होकर पूरे समूह पर होता है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ। दोनों में यही फ़र्क है, और अंतर्व्याप्ति भी है। तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि शिक्षण शास्त्र दृष्टि से आंकलन बच्चों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। इसके अलावा प्रबंधन वाले उद्देश्य का प्रमाण पत्र और अभिभावकों से संवाद के रूप में मदद ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्कूल और व्यवस्था के स्वास्थ्य में इससे बहुत अधिक मदद मिल सकती है। आजकल आंकलन के संदर्भ में खास तरह की शब्दावली का चलन है, इसे समझना जरूरी है। यहाँ है रचनात्मक फॉर्मेटिव आंकलन और योगात्मक समितिव आंकलन। रचनात्मक आंकलन का मतलब है कि जो शिक्षण के साथ साथ चल रहा है और सीखने में बच्चे की मदद कर रहा है, यानी हम बच्चे की पढ़ाई या प्रगति साथ साथ देखते हैं। योगात्मक का अर्थ होता है एक निश्चित अवधि के बाद किया जाने वाला आंकलन, कि अब बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं। सतत और व्यापक आंकलन रचनात्मक प्रकृति का है। वह योगात्मक आंकलन में कुछ काम तो आ सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति वह नहीं है। योगात्मक आंकलन की प्रकृति है कि इसमें बीच में कुछ नहीं होता, यानी आपकी जो भी समय अवधि है, 6 महीने या साल भर की, उसके बाद आप आंकलन करते हैं। जबकि रचनात्मक आंकलन रोज रोज चलने वाली प्रक्रिया है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, सिद्धांत और आवश्यकता को देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों से निकली एक कड़ी है, जो बच्चे के व्यापक विकास की प्रक्रिया को सुगम करने में सहायक होती है। इसमें अंतर्निहित सिद्धांत शिक्षा शास्त्र के मजबूत आधारों पर टिके हैं, और आंकलन को कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में पेश करते हैं, ताकि सही मायने में शिक्षा के उद्देश्यों को साकार किया जा सके। सतत और व्यापक मूल्यांकन में न सिर्फ स्कूली ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र आंकलन का विषय होते हैं, बल्कि कला, कौशल, बच्चे के रुचि रुझान एवं सामाजिक अभिवृत्ति और मूल्य आदि भी इसमें शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया बच्चे की जरूरत के हिसाब से शिक्षक को अधिक उत्तरदायी बनाने और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जरूरत के अनुसार परिवर्तित करने में सहायक होती है। आंकलन की यह नई समझ बच्चों को तनाव, भय, चिंता आदि से दूर रखने का भी कारगर उपाय है। साथ ही बच्चों के कार्यों का रिकॉर्ड, दस्तावेजीकरण बच्चों का सीखना कैसे होता है, इस पर शिक्षक और सीखने वाले की समझ को भी समृद्ध करने में मदद करता है। यह अभिभावकों के लिए बच्चों के सीखने का एक प्रमाण भी पेश करता है। यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि पिछले कुछ दशकों में बच्चों के प्रति नजरिए में बदलाव आया है। पहले यह माना जाता था कि बच्चे महज कोरी स्लेट है। यह सीखने के सिद्धांतों में बदलाव का घोतक भी है। हम जानते हैं कि समस्त सीखना किसी अनुकरण या अभ्यास मात्र से संभव नहीं है। बच्चा जब स्कूल आता है तो एक हद तक वह अपने समुदाय और परिवेश का ज्ञान अपने साथ लेकर आता है। बच्चों के शिक्षण के लिए इसके खास निहितार्थ हैं। स्कूल में बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को बच्चे की पूर्व ज्ञान में बढ़ोतरी या उसके सीखने की निरंतरता के रूप में स्वीकारना, स्कूल आने से पूर्व ज्ञान को महत्व देना है। बच्चे का एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान करना जरूरी है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया के अनुकूल शिक्षण विधि अपनाना, शिक्षण विधियों से ही आंकलन के तरीके और उपकरणों को भी शामिल करना जरूरी है। हर व्यक्ति का सीखना एक जैसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार चीज़ों को समझता है तथा अर्थ निर्माण करता है। हम सभी जानते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों के अनुभव एक जैसे नहीं होते। प्रत्येक बच्चे की एक दूसरे से अलग व स्वतंत्र सत्ता को स्वीकारने के साथ यह बात भी माननी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। आंकलन के परंपरागत तरीके इसकी अनदेखी करते हैं। पास फेल की परिपाटी केवल कुछ बच्चों को ही आगे बढ़ने के अवसर देती है। परीक्षा प्रणाली एक प्रकार से पास फेल और डिवीजन के मार्फत समाज में फैली गैर बराबरी को ही पोषित करती है। इसके अलावा एक और बात है जो परंपरागत आंकलन के तरीकों में बदलाव की मांग करती है। एक समस्या इस प्रणाली का बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम केंद्रित होना है। स्कूली ज्ञान के परंपरागत विषय क्षेत्रों के अलावा बच्चे की प्रतिभा के विभिन्न आयामों को आंकलन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। यह प्रणाली बच्चों में भ्रम पैदा करती है कि जितना भी ज्ञान है वह स्कूल की किताबों में मौजूद है। इसमें ज्ञान को एक सीमित मायने में ही अहमियत दी जाती है। बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों, विशेषताओं और रुझानों को परंपरागत प्रणाली में महत्व नहीं देती। अतः आंकलन की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिसमें बच्चे के द्वारा सीखे गए आंकलन सीखने के दौरान लगातार चल रहे, ना कि सारा दारोमदार सत्र के अंत की परीक्षाओं पर हो और जरूरत होने पर उसे मदद मुहैया कराई जा सके। बच्चे की सीखने की गति और रुचियों को ध्यान में रखते हुए विविध उपकरणों, शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए ताकि हर एक बच्चा सीख सके। प्रत्येक बच्चे की अभिरुचियों और व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनका भी आंकलन किया जाए ताकि बच्चे का व्यापक विकास संभव हो सके। बच्चे के अपने परिवेशीय ज्ञान को कक्षा और स्कूल में जगह मिल सके, ताकि वह अपने आप को अन्य बच्चों, जिन्हें कथाकथित रूप से तेज कहा जाता है, से हीन न समझे।
उनमें समानता का भाव विकसित हो सके, सभी बच्चे पास फेल के चंगुल से मुक्त होकर परीक्षा के भय से मुक्त हो सके। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की चुनौतियाँ क्या हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षणिक प्रक्रिया का एक ऐसा ताना-बाना बुना जाना है जिनके केंद्र में बच्चा हो। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को समझने की है। साथ ही यह भी समझना कि दरअसल बच्चे अपने आस-पास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वे सहज रूप में अपने आस-पास की दुनिया से अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक को सबसे पहले यह करना है कि वह इस प्रक्रिया को समझे और उसमें हिस्सेदार बनने की कोशिश करे। साधारणतः माना जाता है कि किसी बच्चे को अगली कक्षा में जाने से रोकना और फेल करना ठीक है। लेकिन यह बात शिक्षा शास्त्र की अवधारणाओं की दृष्टि से सही नहीं है। जब बच्चा स्वाभाविक प्रक्रिया से सीख रहा है, तब उसे फेल करने या कक्षा में रोके रखने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता। बच्चे को इस तरह के अवसर देना ज़रूरी है कि वह सीखकर अगली कक्षा में पहुँच सके। कई बार शिक्षक इसे एक कार्यक्रम के तौर पर देखते हैं कि अभी आया है, कल खत्म हो जाएगा। कई शिक्षक इस पर भी यकीन करते हैं कि यह पहले से चला आ रहा है। जब वह स्वयं पढ़ाई करते थे, तब भी सतत और व्यापक मूल्यांकन होता था। इसलिए यह नई बोतल में पुरानी शराब है। कई शिक्षक इसे ऐसे भी समझते हैं कि परंपरागत परीक्षाओं को सतत और व्यापक मूल्यांकन की परीक्षाओं से बदल दिया गया है। कई शिक्षक इसे ऐसे भी देखते हैं कि सीसी आ गया, जैसे कि शिक्षकों पर नज़र रखने वाला कोई तंत्र हो। आमतौर पर शिक्षक मानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया वैचारिक रूप से अच्छी है, मगर उन्हें यह चुनौतीपूर्ण लगता है कि इस प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप कैसे दिया जाए। इसके साथ यह भी चुनौती है कि कहीं यह प्रक्रिया यांत्रिक बनकर न रह जाए। अन्य एक बाधा इसकी सामाजिक स्वीकृति की भी है। लंबे समय से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आंकलन के परंपरागत तरीके रहे हैं और सतत और व्यापक मूल्यांकन इन पुरानी पद्धतियों में वांछित सुधार करने का एक प्रभावशाली तरीका है। इसको आत्मसात करते हुए अपनाने का अर्थ यह है कि हम मूल्यांकन की परंपरागत प्रणाली को उसके नए स्वरूप में अपना रहे हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में मूलभूत सुधार करते हुए सीखने सिखाने की बात करता है। इसके क्रियान्वयन के लिए सरल और सहज उपकरण, शैक्षणिक संसाधनों एवं तकनीकों की जानकारी जरूरी है। साथ ही उनका रिकॉर्ड रखना या दस्तावेजीकरण करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाना है। इसके लिए समूह में कार्य करना, बाल मेला, प्रोजेक्ट कार्य, पोर्टफोलियो, सृजनात्मक कार्य, अभिव्यक्ति के अवसर देने होंगे और बच्चों की प्रगति के बारे में इनसे क्या-क्या सूचनाएँ मिलती हैं, उन्हें सजगता के साथ देखना होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों की तैयारी के साथ पूरे शिक्षा तंत्र की तैयारी महत्व रखती है। यह तैयारी स्पष्ट नज़रिए की माँग करती है। अक्सर शिक्षक यह चिंता प्रकट करते हैं कि वे किस प्रक्रिया को उनके वास्तविक मायनों के साथ काम अपना रहे होते हैं, किंतु जब प्रशासनिक अमले या अकादमिक सहयोग और व्यवस्था के लोग विद्यालयों में आते हैं, तो वे इस काम को मान्यता देने के बजाय कई बार शिक्षक साथियों को हतोत्साहित करते हैं। कभी-कभी तो प्रधानाध्यापकों और अन्य साथियों से ही ऐसे कार्यों में समर्थन नहीं मिल पाता। इसकी वजह यह होती है कि आंकलन को बच्चे की सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से अ, अलग देखा जा या समझा जाता है। तो यह काम बोझ जैसा लगेगा। ऐसे में इसके असल मायने गुम हो जाते हैं और यह प्रक्रिया महज औपचारिक बनकर रह जाता है। इसलिए व्यवस्था की तैयारी का मुद्दा महत्व का है। इसके साथ ही विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात, बच्चे की बैठने की उचित व्यवस्था तथा शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। इस पूरी प्रक्रिया में अंकों और ग्रेडों से हटकर बच्चे को संकेतवार टिप्पणियों के रूप में फीडबैक साझा करने की प्रक्रिया विकसित की गई। टिप्पणी लिखना, फीडबैक साझा करना, यह इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिप्पणी लिखना एक कठिन कार्य है। शिक्षक स्वयं यह मानते हैं कि यह एक नया काम है। सामान्यतः शिक्षकों की टिप्पणियाँ बहुत अच्छा सुधार की आवश्यकता आदि के बारे में हुआ करती थी। इन टिप्पणियों का स्वरूप विवरणात्मक और सकारात्मक हो, इस पर अब शिक्षक समूह में समझ बन रही है। इन टिप्पणियों को लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। टिप्पणियों को देने में खास तौर से तब दिक्कत आती है जब बच्चे उस अवधारणा को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, या अगर सही में कहें तो शिक्षक जिन बच्चों को पहले फेल कर देते थे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखे हुए का मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन की पैरवी करता है। समाज में परीक्षा को लेकर गलतफहमी की जड़ इतनी गहरी है कि इन्हें आसानी से उखाड़ फेंकना संभव नहीं। कई अभिभावकों ने विद्यालयों में आकर इस तरह के प्रश्न पूछा कि परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में न केवल पास हो, बल्कि अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। उन्हें इस बात की परवाह या जानकारी नहीं होती कि बच्चे को क्या आता है। निश्चित ही यह एक द्वंद है। हम मानते हैं कि ये जड़ें धीरे-धीरे कमज़ोर होगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को फेल या पास के खाँचों में बाँटने को ठीक नहीं मानता। आज के दौर में जब हम जहाँ शिक्षा के लोक व्यापीकरण की बात करते हैं, तो वहीं कुछ बुनियादी समस्याएँ भी बनी हुई हैं जो बच्चों को शिक्षा से वंचित रखती हैं। हमें मिलकर इस समस्याओं के हल को भी खोजने होंगे। तो सीखने के लिए आंकलन, जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, सीखने और व्यवहार में विद्यार्थियों की प्रगति की नियमित आंकलन से शिक्षक पहचान सकते हैं कि किन विद्यार्थियों को अधिक सहायता की आवश्यकता है और कौन से विद्यार्थियों की अतिरिक्त सहायता के बिना अच्छी प्रगति करने की संभावना है और कौन से विद्यार्थी की सीखने की गति को तेज किए जाने की आवश्यकता है। एक कारगर आंकलन योजना के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला है वर्ष के प्रारंभ में उन विद्यार्थियों की पहचान करना जो संकट में है या जिनको कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है। इन्हें यदि वर्ष के अंत तक ठीक ग्रेड तक प्रगति करना है, तो उनके लिए अतिरिक्त शिक्षण या गहन प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों की पहचान भी करना जो निर्दिष्ट मापदंडों तक पहुँच चुके हैं और जिन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने की ज़रूरत है। दूसरा, वर्ष के दौरान सभी विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करना, ताकि यह पता चल सके कि संकटग्रस्त विद्यार्थी महत्वपूर्ण कौशलों में पर्याप्त प्रगति कर रहे हैं या नहीं। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों की पहचान भी हो जो पीछे छूट रहे हैं या जिनको अतिरिक्त चुनौती दिए जाने की ज़रूरत है। अलग-अलग विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर शैक्षणिक नियोजन करना। चौथा है इसका मूल्यांकन करना कि प्रदान की गई शिक्षा सुधार के प्रयास वर्ष के अंत तक सभी विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड स्तर को हासिल करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है या नहीं। अभी बताए गए जो चारों उद्देश्य के जो प्रकार के आंकलन से जो हासिल किए हैं, उसमें पहला है छानबीन करना, जिसे हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं, और प्रगति की निगरानी करना दूसरा, और तीसरा है निदात्मक
जिसे हम लोग डायग्नोस्टिक बोलते हैं, और चौथा है परिणात्मक। वे मोटे तौर पर उपरोक्त चारों उद्देश्यों को अनुरूपित करते हैं, लेकिन वे सभी कारागार शिक्षण और सुधार के प्रयासों की योजना बनाने में सहायता करने के योगदान दे सकते हैं। तो पहला है छानबीन करने वाले आंकलन, जिसे हम लोग असेसमेंट स्क्रीनिंग कहते हैं। छानबीन करने वाले आंकलन व्यापक योग्यता तथा उन महत्वपूर्ण कौशलों को शीघ्र तथा दक्षतापूर्ण मापते हैं जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में पहले से दिखने वाले मजबूत संकेतों के रूप में जाने जाते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभ रेखा के रूप में किए जाने वाले ये आंकलन उन विद्यार्थियों को पहचानने में मदद करते हैं जो या तो ग्रेड स्तरीय अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, या उनको जिनकी योग्यता उन अपेक्षाओं से अधिक है। इसके परिणामों को शिक्षण के लिए एक प्रारंभ बिंदु के रूप में या अतिरिक्त मूल्यांकन की आवश्यकता के सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर है प्रगति की निगरानी करने वाले आंकलन, सुपरवाइजिंग एंड असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस। तो प्रगति की निगरानी करने वाले आंकलन की आंकलन भी संक्षिप्त होते हैं, लेकिन ये समय समय पर यह पता करने के लिए किए जाते हैं कि विद्यार्थी पर्याप्त प्रगति कर रहे हैं या नहीं। प्रगति की निगरानी करने वाले आंकलनों के आंकड़े निरंतरता बनाए रखते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एकत्रित मूल्यांकन तथा उपयोग किए जाने चाहिए। किसी विद्यार्थी की प्रगति की दर ज्ञात करना, शिक्षण की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करना, और उसके आधार पर यदि आवश्यकता हो तो प्रयास में संशोधन करना, अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता को पहचानना और मानदंडों तथा उपलब्धियों के बीच के अंतरों का विश्लेषण और व्याख्या करना। फिर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसे निदात्मक आंकलन कहते हैं। हालांकि निदात्मक आंकलन अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, परंतु वे तय कौशलों का गहराई से भरोसेमंद आंकलन प्रदान करते हैं। उनका मुख्य प्रयोजन अधिक कारागार शिक्षण तथा सुधार के प्रयास के नियोजन के लिए जानकारी प्रदान करना होता है। निदात्मक आंकलन तब किए जाना चाहिए जब इसकी स्पष्ट आशा हो कि वे किसी बच्चे की अकादमिक या व्यवहार संबंधी जरूरतों के बारे में ऐसी नई या अतिरिक्त जानकारी देंगे जिसका उपयोग अधिक शक्तिशाली शिक्षण या सुधार के प्रयासों की योजना बनाने में सहायता के लिए किया जा सकता है। यदि स्कूल छानबीन करने वाले, प्रगति की निगरानी करने वाले और परिणात्मक आंकलनों का क्रियान्वयन विश्वसनीय तथा उचित तरीके से कर रहे हो, तो औपचारिक निदात्मक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त परीक्षण की जरूरत घट जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत समय लेने वाले तथा खर्चीले होते हैं। इसलिए अन्य आंकलनों की अपेक्षा पूर्ण निदात्मक आंकलन बहुत कम बार किए जाना चाहिए, परंतु निदात्मक उपकरणों से निकाली गई उप परीक्षाओं का उपयोग उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जिनका मूल्यांकन छानबीन करने, प्रगति की निगरानी करने या परिणात्मक आंकलनों में नहीं होता। स्कूल के नेतृत्व को निरंतर यह पूछते रहना चाहिए कि औपचारिक निदात्मक परीक्षाओं के संचालन में लगने वाले समय की तुलना में ऐसी परीक्षाओं से शिक्षकों को प्राप्त होने वाली जानकारी का शिक्षण की योजना बनाने के लिए समुचित मूल्य है या नहीं। फिर है परिणात्मक आंकलन, अ, अ, जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव असेसमेंट बोलते हैं। परिणात्मक आंकलन जो स्कूली वर्ष के अंत में किए जाते हैं, ज़्यादातर महत्वपूर्ण परिणामों, उदाहरण के लिए CSFP वाली सामूहिक रूप से संचालित की जाने वाली परीक्षाएं होती हैं। परिणात्मक आंकलनों का उपयोग अक्सर स्कूल, जिला व तथा राज्य की रिपोर्टों में उल्लेख करने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ये परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये स्कूल के नेतृत्व एवं शिक्षकों को उनके शैक्षणिक कार्यक्रम की व्यापक प्रभावत्मकता के बारे में फीडबैक देती हैं। एक कारगर मूल्यांकन योजना के हिस्से के रूप में परिणात्मक आंकलनों को हर वर्ष के अंत में आयोजित किया जाना चाहिए। आंकलन का हम लोग जब वर्तमान परिदृश्य देखते हैं तो भारत में स्कूली शिक्षा के आंकलन तथा मूल्यांकन की वर्तमान व्यवस्था परीक्षा पर आधारित है, इसलिए उसका ध्यान केवल संज्ञानात्मक ढंग से सीखने के परिणामों पर ही केंद्रित रहता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रमेतर को कैरिकुलर क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है। हालांकि को कैरिकुलर क्षेत्र भी बच्चे के विकास के समान रूप से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में जो जोर रटकर सीखने या याद रखने पर रहता है, जिसका परिणाम उच्चतर मानसिक योग्यताओं जैसे कि समीक्षात्मक सोच, समस्याओं का समाधान करना तथा सृजनात्मक योग्यता आदि की उपेक्षा के रूप में दिखाई देता है। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने शिक्षा के हर क्षेत्र की पड़ताल की है। यह दस्तावेज कहता है कि मूल्यांकन तथा आंकलन के संदर्भ में परीक्षाओं में स्वर्णिम सुधारों की आवश्यकता है। सीखने वालों में असफल रहने वाले विद्यार्थियों की ऊंची दर, स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या, अस्वास्थ्यप्रद स्पर्धा, तनाव, मानसिक रूप से टूटने तथा आत्महत्याओं के मामले भारतीय शिक्षण शास्त्रियों के लिए देश की मूल्यांकन व्यवस्था जो वर्तमान में परीक्षा उन्मुख है की पड़ताल करना अनिवार्य रूप से आवश्यक बना देते हैं। समय की मांग हमारे युवा सीखने वालों को रटकर सीखने वालों की बजाय समस्याओं को सुलझाने वाले अभिनव विचारकों के रूप में तैयार करने की है, परंतु परीक्षा की वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल लचीली नहीं है। यह एक ही साइज सबको माफिक बैठ जाती है। इसके सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सीखने वाले के व्यक्तित्व और सृजनात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह सीखने वाले के वास्तविक अंतर्निहित सामर्थ्य को मापने में असफल रहती है और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले अंक दरअसल कच्चे अंक होते हैं जो सीखने वाले की असली तस्वीर पेश नहीं करते। स्कूल अंत की परीक्षाओं जो बोर्ड परीक्षाएं कहलाती हैं के ढर्रे का ही स्कूल में भी पालन किया जाता है और यहाँ भी जोर अंकों पर ही होता है, जिसके चलते शिक्षा का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाता है। परीक्षा के इस प्रतिकूल प्रभाव ने सीखने तथा सिखाने के शैक्षणिक सिद्धांतों को खासी क्षति पहुंचाई है। इस विकृति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित किए थे जो इस प्रकार है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि सीखने को रटने की पद्धतियों से दूर कर लिया जाए। तीसरा, पाठ्यचर्या की पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित रहने के बजाय उसको बच्चों के व्यापक विकास प्रदान करने के लिए समृद्ध बनाना। चौथा है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उनको कक्षा के जीवन में समेकित करना।
फिर पाँचवा है फ़िक्र करने योग्य सरोकारों के आधार पर देश की लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के भीतर विद्यार्थियों की एक सर्वोपरि राष्ट्रीय पहचान को पोषित करना। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों से सीखने सिखाने के दृष्टिकोण में परंपरागत पद्धतियों से एक स्पष्ट परिवर्तन अर्थात व्यवहारवाद से निर्माणवाद कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर बदलाव दिखाई देता है। शिक्षण एक नया दृष्टिकोण सीखने वाले पर केंद्रित है और आंकलन की प्रक्रिया का लक्ष्य भी सीखने वाले की व्यापक प्रगति पर गौर करते हुए उसकी सीखने की क्षमताओं में वृद्धि करना होता है। दृष्टिकोण में आया यह परिवर्तन अपने आप में आंकलन के उपकरणों तथा तकनीकों में बड़े बदलाव की मांग करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने सीखने सिखाने के दृष्टिकोण में पुराने व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से निर्माणवाद के दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन प्रस्तावित किया है। व्यवहारवाद के दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्यार्थी की उपलब्धि का निर्धारण याददाश्त के आधार पर होता था, जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर संज्ञानात्मक मेटाकॉग्निटिव कौशलों जैसे कि समीक्षात्मक सोच, तर्क क्षमता तथा समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पूरी तरह उपेक्षित रह जाती थी। दूसरी ओर निर्माणवाद की मान्यता है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें अर्थ अनुभव के आधार पर विकसित होता है और यह भी कि सीखने को वास्तविक स्थितियों में स्थापित किया गया होना चाहिए। उसे सामाजिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए और सीखने की विश्वसनीय सामग्री कार्यों का उपयोग करना चाहिए। एक निर्माणवाद कक्षा में सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को पहल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, मुक्त रूप से पारस्परिक क्रियाकलाप करने और स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यह फिर उनको समीक्षात्मक विचार क्षमता तथा समस्याओं को सुलझाने का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। इस पद्धति के अंक के रूप में विद्यार्थियों से उत्तरों की खुली संभावनाओं वाले तथा जानकारी के अनुमानित विस्तार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके विचारों को समुचित मान्यता दी जाती है। सामूहिक कार्य तथा जोड़ों में किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान अवधारणात्मक स्पष्टता तथा भाषा सीखने में सहायता करता है। निर्माणवादी पद्धति इस मान्यता पर आधारित है कि सभी मनुष्य अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करते हैं और सही अवसर और वातावरण दिए जाने पर सीखने वाले ज्ञान की रचना स्वयं कर सकेंगे। शिक्षण की यह नई पद्धति अपने साथ ही स्कूलों में आंकलन के तरीके में भी संगत परिवर्तन की मांग करती है। फिर है रचनात्मक आंकलन, जिसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो यह सबसे पहले विद्यार्थी साक्षात्कार, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें बच्चों से प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में देने की अपेक्षा की जाती है। ये प्रश्न श्रृंखलाएं उनकी समझ के विस्तार और गहराई का अनुमान लगाने के लिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फिर अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन। कक्षा में चक्कर लगाते हुए शिक्षक काम में लगे हुए बच्चों का अवलोकन करते हैं और उसके काम में उन्हें दिशा निर्देश देते हैं व उनकी मदद करते हैं। इसमें शिक्षक को समूह या व्यक्तिगत कार्य को व्यापक रूप में समझने में मदद मिलती है। फिर है क्वेश्चनर, प्रश्न पूछना। कक्षा में आमतौर पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान प्रश्न पूछने से शिक्षक को बच्चों के ज्ञान की जानकारी मिलती है। इससे शिक्षक व बच्चों दोनों को तत्काल फीडबैक मिल जाता है और शिक्षण में बदलाव के लिए गुंजाइश भी रहती है। फिर डिस्कशन, चर्चाएं। कक्षा में चर्चाएं शुरू करने के लिए शिक्षक मुक्त प्रश्न पूछ सकते हैं और बच्चे उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसका उद्देश्य समीक्षात्मक सोच और रचनात्मक सोच के कौशलों का विकास करना है। फिर है योगात्मक असेसमेंट, जिसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसमें है पेपर पेंसिल टेस्ट। विद्यार्थियों से किसी इकाई, सत्र, कोर्स के अंत में टेस्ट लिखने को कहा जाता है। फिर है लिखित कार्य, रिटन वर्क। विद्यार्थियों से किसी टॉपिक या गतिविधि या घटना के बारे में लिखने को कहा जाता है और इस कार्य के साथ एक रूब्रिक दे दिया जाता है। फिर है मौखिक कार्य, ओरल वर्क। शिक्षक विद्यार्थियों से कोई कहानी या घटना या किसी टॉपिक को सुनाने को कहते हैं और बच्चे द्वारा हासिल किए गए कौशलों और क्षमताओं की जांच करते हैं। फिर है मानक टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। बोर्ड व प्रवेश परीक्षा जैसे कि परीक्षाओं की शर्तों को पूरा करने के लिए विद्यार्थी विषय सामग्री से संबंधित मानक टेस्ट लिखते हैं। योगात्मक आंकलन में यह बात महत्वपूर्ण है कि सभी बताए गए आंकलनों से मिली जानकारी को विद्यार्थियों की उपलब्धि या ग्रेडिंग या प्रमोशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर है रचनात्मक और योगात्मक आंकलन में क्या अंतर है। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में डिफरेंस। तो फॉर्मेटिव अधिगम के लिए आंकलन क्या होता है, रचनात्मक है अधिगम के दौरान। तो इसमें क्या होता है, ये अग्रदर्शी होता है, क्योंकि विद्यार्थी साझा और अपेक्षित परिणामों के लिए अपनी प्रगति का आंकलन करते हुए धीरे धीरे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें निरंतरता होती है, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी लगातार प्रगति का आंकलन करते रहते हैं और अवरोधों से निपटते रहते हैं। फिर है विभिन्नतापूर्ण, डाइवर्स होता है ये, क्योंकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपनी गति से विकास करते हैं। अधिगम के दौरान चूंकि शिक्षक के सुगमीकरण के कारण विद्यार्थियों की प्रगति का आंकलन तत्काल हो जाता है, इसलिए विद्यार्थी को पता होता है कि वे कहाँ हैं, कहाँ जाना है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। फिर है विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आंकलन का तालमेल साझा अधिगम उद्देश्य के साथ होता है, जो यह संकेतित करते हैं कि पाठ का के उद्देश्य क्या है और वे कौन सी अवधारणाएं और कौशल है जिनमें महारत हासिल करनी है। फिर उपचारात्मक, क्योंकि विद्यार्थी पाठ के दौरान अपनी शंकाओं के निवारण या उपलब्धि के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए लगातार शिक्षक की मदद ले सकते हैं। फिर है गुणवत्तापरक, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी निरंतर अधिगम की गुणवत्ता का निर्णय साझा और अपेक्षित परिणामों के आधार पर कर सकते हैं और उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं। फिर है टीचर एंड स्टूडेंट ओरिएंट, क्योंकि आंकलन शिक्षक एवं विद्यार्थियों की कक्षा में होने वाली अनवरत एवं गतिशील अंतर क्रियात्मक का परिणाम है। फिर है अधिगम का आंकलन योगात्मक है, अधिगम का पूरा होने के बाद होता है ये। फिर है पाश्चदर्शी, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों के आंकलन की गुणवत्ता का मूल्यांकन और संपेक्षीकरण उसके पूरा हो जाने की बात करते हैं। फिर है ये, क्योंकि ये चक्रीय है, क्योंकि इसे समय समय पर आयोजित किया जाता है और सम्मिलित रूप में मिलने वाला होता है, क्योंकि टेस्ट व परिणामों में सभी विद्यार्थियों से समान आउटपुट की जरूरत होती है। अधिगम का अंत होता है ये, क्योंकि उपलब्धि का परीक्षा अधिगम के आयोजन की बात की जाती है और ये निर्णयात्मक होता है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य लर्निंग की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। और गैर उपचारात्मक होता है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य मूल्यांकन है, अधिगम के सुधार के लिए संकेत देना नहीं। और ये परिणात्मक होता है, क्योंकि इसका संबंध अंकों व ग्रेडों से है। और ये टीचर ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षक एवं
विद्यार्थियों की अंतः क्रियात्मकता के बिना ही किया जाता है। तो हम आंकलन के लिए जो उपकरण यूज़ करते हैं उसका विकास कैसे होता है? कक्षा में विद्यार्थियों के आंकलन के लिए उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है और इसमें उपकरणों का निर्माण शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कक्षा में विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। शिक्षक द्वारा निर्मित कुछ उपकरण निम्नलिखित है। निम्न है, पहला है अचीवमेंट टेस्ट, जिसे हम लोग उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा कुछ परीक्षण तैयार किए जाते हैं, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक द्वारा जिस पाठ को कक्षा में पढ़ाया जाता है उसका वह मूल्यांकन भी करता है। यह मूल्यांकन इसलिए भी किया जाता है जिससे यह जाना जा सके कि जब तक विद्यार्थी ने अब तक विद्यार्थी ने कितना सीखा है, और इस आधार पर विद्यार्थी को एक उपलब्धि प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर दूसरा है प्रदंत कार्य, असेसमेंट वर्क। इसके अंतर्गत कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ प्रदंत कार्य दिए जाते हैं। प्रदंत कार्य का उद्देश्य यह है कि जो भी संकल्पना को कक्षा में पढ़ाया गया है उसका व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोग है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। फिर है क्वेश्चनर, प्रश्नोत्तरी। इसमें विद्यार्थियों को किसी विषय से जुड़े प्रश्नों का निर्माण करने के लिए कहा जाता है, जिससे यह जाना जा सके कि विद्यार्थियों में प्रश्न के निर्माण की कितनी क्षमता या विकास हुआ है। इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्रिया का विकास होता है। फिर है प्रोजेक्ट। विद्यालय में विद्यार्थियों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं जिससे यह जाना जा सके कि क्या उनमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला है या नहीं। उदाहरण के लिए 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन पर एक प्रोजेक्ट कार्य करवाया जा सकता है। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के भीतर भाषण कौशल के विकास के लिए प्रस्तुतिकरण कार्य करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके अंदर से डर को भी दूर किया जा सकता है। इससे यह भी जाना जा सकता है कि विद्यार्थी जिस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं क्या उसे वे अभिव्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं। फिर है रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों से कुछ रचनात्मक कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ रचनात्मक लेखन, रचनात्मक पेंटिंग्स और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कहा जाता है, जिससे उनके अंदर रचनात्मकता का निर्माण हो सके। फिर है ग्रुप एक्टिविटी, समूह गतिविधि। समूह गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। कोई भी समूह गतिविधि के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का आंकलन कर सकते हैं। गतिविधि से विद्यार्थियों को किसी कार्य को कम समय में करने के लिए अभिप्रेरित भी किया जा सकता है। और संदर्भ ग्रंथ में है कुमारी सुशीला 2010, बुक है इतिहास शिक्षण की आधुनिक विधियाँ, दिल्ली लोक शिक्षा मंत्र। और जैन अमीरचंद 2003, सामाजिक ज्ञान शिक्षण, जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। एंड फिर है त्यागी गुरसन दास 2015, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।